गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज सब्जेक्ट असिस्टेड जियोग्राफी में हम चैप्टर नंबर 3 नेचुरल रिसोर्स मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका थोड़ा लेंथी चैप्टर है और इसमें पॉइंट कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो इजी है पर हाँ पॉइंट्स ज़्यादा हैं। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट जो कन्वर्ट कर समझा करके आपको मैं आज अच्छे पूरा तरीके से चैप्टर समझा दूँगा। आज में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, पर आपको इसको घर पे भी रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ नॉर्मली चैप्टर नहीं है। इसमें आपके रिसोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें जो आप रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उनके बारे में सारी चीज़ बताई गई जो नेचुरली हमें मिलती है और उनके क्या क्या प्रयोग हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले है मिनरल्स रिसोर्सेज, इसकी हिस्ट्री और उसके बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स है, उसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर आते हैं उसके माइंस जो होते हैं, फिर सर्वल टाइप्स ऑफ माइनिंग्स किस तरीके की होती हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियस, स्टेन्स, गोल्ड, जितने रूप में वो बांटे हुए हैं उसके रूप बताए गए हैं। फिर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया जो है, यूज ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, और ये सारे आपके पावर रिसोर्सेज हैं। यहाँ तक ट्रेडर्स एनर्जी तक के आपके पावर रिसोर्सेज के कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो है उसको पावर में कैसे बदलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी आपकी सारी टॉपिक से रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं। अब आपको मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा इसको, और घर पे जरूर इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, द पार्ट ऑफ नेचर एनवायरनमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे जो मिनरल्स हमें मिल रहे हैं प्रकृति से, वो सारे हमारे प्राकृतिक रूप से मिलने वाली जितनी भी है वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट से आ रही हैं। ये रिसोर्सेज सेफ्टी और मैनी ऑफ आवर नीड्स, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं। इनको सेफ्टी भी चाहिए, सेटिस्फाई करती हैं हमारी नीड्स को भी, और इसलिए इनको हम प्रयोग में लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत कीमती रिसोर्सेज हैं, और ये हमारी इच्छाओं को भी, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जिन प्रकार की हमारी इच्छाएं, जैसे विद्युत की, बिजली की, अलग अलग प्रकार की जो हमारी सुविधा से जुड़ी चीज़ें हैं, उन सब की जो हम इच्छा करते हैं तो वो उस इच्छाओं को भी पूरा करने में योगदान देती है। मिनरल्स की जो पावर है वो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स और नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में बताया जा रहा है इसमें, कि इकोनॉमिक पावर हो या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो नेशन की, वो सभी चीज़ों में काम आती हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ इज हाईली अनइवन, इसके में अलग अलग जगह पे अर्थ में अलग अलग जगहों पे अलग प्रकार से अलग चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, जिसमें हम मिनरल्स पावर सोर्स ऑफ एनर्जी, पावरफुल इन्फ्यूसेस और रिलेटिव वेल्थ, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। यानी जो इसमें मिनरल्स रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से पावरफुल इन्फ्लुएंसेस को तैयार करती है और वेल्थ को तैयार करती है, और एक स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था है जो देश की उसको निर्माण करती है। चलिए फिर हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज। जो मिनरल्स और रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरली ऑक्यूपाइड होते हैं फाउंड ऑफ द अर्थ क्रस्ट से, जो हमारे अर्थ के नीचे क्रस्ट से निकलते हैं। वो डिस्टेंस टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, वो कलर और हार्डनेस में होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी कुछ होती हैं जो सुटेबिलिटी के साथ उनके साथ नेचर से जुड़ी हुई रहती हैं। ये मिनरल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग नेसेसरी अनइवन पोजीशन पर, और उसी के साथ नियरली 3000 मिनरल्स जो हैं वो सरफेस ऑफ द अर्थ जस्ट एट 3 मेक ऑफ 90% ऑफ मिनरल्स इन द फाउंड क्रस्ट। यानी 3000 मिनरल्स जो है जो अर्थ के सरफेस पे मिलते हैं, बाकी 90% जो मिनरल्स हैं वो हमारे क्रस्ट से निकलते हैं। उसके बाद सिलिकेट्स ऑफ द फिल्ड स्पेयर ऑफ द इक्विटेज इंड्यूस ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिलिकेट्स करते हैं, जो कि आपके ऑक्सीजन और सिलिकॉन्स के द्वारा जो मैन्युफैक्चरेबल होते हैं जो मिनरल्स, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, जो कि इनके ऑक्सीजन क्लोरीनेशन कैटेगरीज में आते ही वो अपना वर्किंग चेंज करते हैं। इसी तरीके से मिनरल्स हैं जो रियली एक पर्पस है स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट में अगर आप इसको देखें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये यूजली रॉक और कंबाइंड ऑफ विद द अदर एलिमेंट, वो कई सारे एलिमेंट्स और कई चीज़ों से मिल करके तैयार होती हैं। इसी के साथ ही साथ ये एलिमेंट्स रॉक से तैयार होती हैं, कई प्रकार के इकोनॉमिकल वैल्यूबल्स और इन सब चीज़ों के लिए काम करती हैं।
और लो कंस्ट्रक्शन जो एरिया होता है वहाँ पर इनक्रेजबल प्लेस पे इनकी मात्राओं को टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और प्रॉफिटेबल प्रोसेस से निकाला जाता है। ये इनकी मकसद होते हैं। हम टेक्नोलॉजी के प्रोसेस से इन खनिजों को बाहर निकालते हैं, इन मिनरल्स को बाहर निकालते हैं और उनको जब प्रयोग करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल पाने के लिए यानी प्रॉफिट पाने के लिए काम करते हैं। इनको सेल्स करा जाता है, बेचा जाता है और किसी देश की आर्थिक स्थिति और किसी को मजबूत करना चाहते हैं तो इनकी योगदान से होती है। तो ये हाईली ग्रेडेड ओरियोज होते हैं जो कि मिनरल कंस्टेंस करते हैं और लो ग्रेडेड ओरियोज भी होते हैं। ओरियोज किसे कहा जा रहा है? जो हमारे इकोनॉमिकल पोजीशन को मजबूत करे, यानी मिनरल्स वो मिनरल्स टेक टू इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, जो इकोनॉमी के लिए बहुत वैल्यूएबल है, जिसकी कीमत बहुत अच्छी मिल जाती है, कई ज़्यादा बहुमूल्य है हमारे देश के लिए, वो हमारे ओरियोज कहे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी भी देश के लिए विकास होने के कार्यों में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है हिस्ट्री ऑफ मिनरल्स बीइंग यूज्ड। जो हम मिनरल्स के रिसोर्सेज के जो अर्थ हैज़ बीन द एक्सप्लोटेड द यूज ऑफ सिंस ऑफ पर हिस्टोरिकल टाइम्स। हम यूजेस इसका बहुत प्राचीन कालों से करते आ रहे हैं, हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं। इससे कई खनिजों से हमने कई वस्तुओं को निर्माण भी किया। इन मिनरल्स को हैमर्स हो गया, एक्सेस हो गया और कई प्रकार की ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलपमेंट में भी इन्होंने अपना अलग अलग योगदान दिया है हर एक कालों में। जैसे पहला है स्टोन एज, तो हमने पत्थरों के वेपन बनाना, स्टोन को तैयार करना शुरू किया। फिर कॉपर एज आया जिसमें कॉपरों से द्वारा उस एज में कई चीज़ों को बनाना शुरू किया, बर्तन हुआ वगैरह, इन सब चीज़ों को बनाना शुरू किया। ब्रोंज आया तो उनके भी बर्तन वगैरह, हथियार वगैरह प्रयोग होने शुरू हुए। फिर आयरन एज आया जिनसे हथियार वगैरह प्रयोग हुआ, जिसको 3000 ईयर एज कहा जाता है। 3000 ईयर एज जो है जिसको ब्रोंज एज के रूप में जाना जाता है। फिर आया स्टील एज जो आज के समय में मॉडर्न टाइम का जो एज है, जो कि 200 साल पुराना इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। ये यूटिलाइजेशन है मिनरल्स और रिसोर्सेज के बारे में। तो हमने स्टोरी समझ ली जो कि अलग अलग काल को दर्शा रही है। उसके साथ चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। जनरली जो मिनरल्स हैं उसको क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरीज में किया गया है। एक है मैग्नेटिक, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है टॉपिक में, मैग्नेटिक है, और एक नॉन मैग्नेटिक मिनरल्स है। मैग्नेटिक मिनरल्स वो होते हैं जिसके जो कि दो मेटल्स ऑफ सच एज आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ड्रेड्स, यानी कि वो मिनरल्स जैसे कि जिसका नाम है जैसे कि हमारे सामने जो नज़र आते हैं लोहा, तांबा, चांदी और सोना और ऐसे ड्रेड्स चीज़ें जो हमारे आसपास में दिखाई देती हैं, जो बहुत ज़्यादा मेटेलिक मेटल्स हैं। These metals are the strong good conductor of heat and electricity detect। यानी कि ये जो मेटल्स हैं ये बहुत अच्छे हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट के लिए। जैसे कि हम कॉपर के तारों को देखते हैं, कॉपर के तार हमारे घरों में बिजली का प्रयोग करते हैं। हीट कंडक्टिंग में हम लोहे को ले सकते हैं, लोहे गर्म होने के बाद काफ़ी समय तक गर्म रह सकता है। कॉपर हो गया, ये भी बहुत अच्छा कंडक्टर हो गया। गोल्ड ज्वेलरी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पास और हीट के लिए भी बहुत अच्छे पार्ट्स माने जा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ हमें जो इसमें पास किए जा रहे हैं अलग अलग हीट और विदाउट एनी पोजीशन शेप के इसमें हीट आसानी से पास की जा सकती है। ये मोस्टली फाउंडेड बाय नेचर इन ऑरेल्स, यानी कि ये हमारे नेचर से पाए जाते हैं और ऑरेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारे आर्थिक विकास के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हम बिजली में भी हम प्रयोग करते हैं, बिजली भी हमारी आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। हम लोहे का प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह सेक्टर डेवलप करने के लिए, हर चीज़ों के लिए, ये भी हमारे आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। चांदी और सोना व्यापार का माध्यम बनता है, यानी बिजनेस प्रोसेस के लिए बनता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत महामूल्य माना जाता है। मेटेलिक जो मेटल्स होते हैं ये सब डिवाइडेड इनटू फ्यूरस, यानी कंटेनिंग आयरन, नॉन फ्यूरस यानी कि जो आयरन जैसे नहीं है। आयरन एक ऐसा मात्र ऐसा धातु है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है और इसमें काफ़ी चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे निकल वगैरह बनाया जा सकता है। गोल्ड सिल्वर आपका एक ज्वेलरिकल प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह से कॉपर वगैरह जो होता है ये मैग्नीशियम मिनरल्स के द्वारा बने होते हैं। ये जनरली यूज़ होते हैं नॉन मेटेलिक ऑरियंस के रूप में, जैसे तार वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। नॉन मैग्नेटिक कौन से होते हैं? मेटेलिक जो होते हैं वो होते हैं मिनरल्स जैसे यूरोपेंट्स, जिसमें आता है निथोर, पोटास, मैग्नीशियम एंड जिप्सम्स, जो कि हैवी आयरन के मेटल्स के रूप में कहा जा सकता है। लाइट एल्युमिनियम हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सारे चीज़ें हैं नॉन मेटेलिक में आते हैं, ये नॉन मेटेलिक आइटम्स कहे जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फ्यूल्स आर द फाउंडेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सब अलग अलग तरीके से अलग अलग खनिज के रूप में बताए हैं, ये नॉन मेटेलिक माने जाते हैं। मेटेलिक में आपका आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रहेगा और नॉन मेटेलिक में आपका पोटास, न्यूट्रेट और मेक का और कैप्सम होगा, जिसमें
सम मेटल्स ऑफ हैवी आयरन से बनकर तैयार होते हैं और कुछ लाइट एल्युमिनियम के होते हैं। एल्युमिनियम जैसे हो गया, ऑलवेज ब्रॉन्ज हो सकता है और थिकली कॉपर हो सकता है, और साथ ही साथ कोयला, पेट्रोलियम मिनरल्स जो है फ्यूल्स के लिए यूज होते हैं वो सारे हो सकते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। आता है मीनिंग्स, फिर उसमें जो बताया जा रहा है माइनिंग्स में जो बताया जाता है कि एक पर्पस होता है ग्राउंड के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने का, जो अर्थ के अंदर से निकलने वाली चीज़ें होती हैं उनको ऊपर डिपेंड करता है, और ये पाथ ऑफ द लोकेटेड, ये लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। पहले तो सर्वटाइज ऑफ माइंस, ओपन कास्ट माइंस, जो ओपन कास्ट होता है खुले हुए मैदान में होती है, जिसको ऊपरी रूप से रॉक्स वगैरह और चट्टानों को रिमूव करने के लिए की जाती है, और उसमें पिट्स ऑफ रूम्स होता है और कई प्रकार से कमर्शियली प्रोसेस किए जाते हैं। जो यूजफुल मिनरल्स जो रॉक्स के अंदर से फाउंडेड किए जाते हैं उनको निकाला जाता है, जो कि सरफेस ऑफ मटेरियल कवरिंग होते हैं अलग अलग डिपॉजिट एरिया में, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार से डिपॉजिटेबल्स होते हैं, उनको निकाला जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सैंड हो गया, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हो गई, क्रेडल्स हो गया, ग्रेवल्स हो गए, ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार के धातु अतिरिक्त रूप से कई अलग अलग प्रकार में पाई जाती है, तो उनको निकाला जाता है। फिर आता है सेफ मीनिंग और सेफ्टी स्केल। इसमें कुछ सेफ्टी चीज़ों के बारे में जाना जाता है ताकि हमारे लोग वहाँ सुरक्षित रहें, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा मिलती रहे। नियर वर्टिकल टनल्स यूज़ किए जाते हैं जो टॉप टू डाउन तक जाते हैं, टनल्स का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें सुरक्षापूर्वक अंदर तक जाया जा सके और सुरक्षापूर्वक बाहर निकाला जाता है। फिर डैनिंग्स का प्रयोग किया जाता है ताकि हर एक जगह पे मिनरल्स जहाँ पे मिल रहा है, पेट्रोलियम और जो चीज़ें हैं, नेचुरल गैसेस हैं, ये सारी चीज़ों की जगह पर कुछ सेफ्टी गार्ड्स बनाए जा सके, जहाँ पर अंदर साइड में उनकी सिक्योरिटी के लिए डीप बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, बॉर्डर्स रखे जाते हैं जिसके अंदर वो जाकर उससे आगे की सीमा पे ना जाएं ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। फिर उसका क्वेरिंग्स की जाती हैं। क्वेरिंग्स को मतलब होता है यानी कि आसपास के सरफेसिकल एरिया को डग आउट कर देना, यानी सुधार कर देना, उस सतहों पे सावधानियाँ बना देना, उस तरीके की चीज़ों को तैयार कर देना। जैसे कि आपके पेट्रोलियम के एरिया में जैसे पाइप लाइनिंग कनेक्शन होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, उन सब की मरम्मत कर देना, ये क्वेरीज पे आता है। ये सारी चीज़ों के अंदर कार्य किया जाता है ताकि सुरक्षा के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या ऐसी चीज़ें ना आ सके जिसकी वजह से उनको जान मान की हानि हो, इसलिए सुरक्षाओं के साथ किया जाता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, जैसे कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। तो हमारे रिसोर्सेज के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। कुछ टाइप्स ऑफ रॉक के हैं, कुछ मेजर मिनरल्स हैं, कुछ अर्थ के सरफेस से निकले हुए। आयरन जो है, आयरन एक मेटेलिक मिनरल्स है जो कि बहुत ज़्यादा वेट होता है और जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी माना जाता है ओनली फॉर द सिलेक्टेड साइट्स पे, कुछ जगहों पर ही। जैसे कॉमन विजिट ऑफ मिनरल्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ मैग्नेटिक ह्यूमिटेट और सप्लाइज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड आयरन ओरियर्स, यानी कि हमारे पास ऐसे कई सारे कॉमन वेरियस है जिसमें आयरन का प्रयोग होता है बल्ब्स करने के लिए, हेमेटेट्स के लिए, लुमिनेट्स, मैग्नेट्स और कई प्रकार की प्रोसेस के लिए आयरन को यूज़ किया जाता है। जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक आयरन ओरियर्स के लिए, जिसमें हम लोहे का प्रयोग मैग्नेटिकल प्रोसेस के लिए किया जाता है। कुछ सैम्पल्स हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के जिसके आधार पर हम देखते हैं कि लोहे का प्रयोग 1500 यानी 500 BCE से होता चला आ रहा है। वेन द आयरन जो है आज टूल बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जो इसको प्रयोग करती है, यूक्रेन, वतन, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये सब एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आयरन की मात्रा मिलती है अधिक मात्रा में और उसका वो बहुमूल्य रूप से प्रयोग भी कर रही हैं। स्वीडन हो गया, ये भी भारत के अंदर स्वीडन पे जो क्वालिटी ऑफ आयरन की बहुत अच्छी देता है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 5% वर्ल्ड आयरन ओरियर्स, यानी कि 5% जो आयरन का उपज होता है, जो आयरन निकाला जाता है वो भारत के अंदर से निकाला जाता है। मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ झारखंड, ज़्यादातर ये आयरन कहाँ से निकाला जाता है, वो है झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, कर्नाटक और बिहार से निकाला जाता है। फिर उसके बाद आता है कॉपर की बात में। तो कॉपर हमारा तांबे को कहा जाता है जो डिस्कवर्ड बाय यूज बाय द मैन, जिसको मनुष्यों ने खोजा था मेटल को, और ये बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इनडिसिपेसेबल होता है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसको प्रयोग किया जाता है। इससे वायर बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल मोटर बनाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, जनरेटर बनाए जाते हैं, चिल्स बनाए जाती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं कई देशों में तैयार किए जाते हैं। जैसे USA हो गए, चिल्स हो गए, कनाडा हो गया, अफ्रीका हो गया, रशिया हो गया। मेजर प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड जो हैं ये सारे देशों में तैयार किए जाते हैं। इन प्रकार से तैयार किए जाते हैं। आपकी बुक में लोहे का देखिए 4 प्रकार की कैटेगरी दी होगी। इन 4 प्रकार की कैटेगरी में लोहे को निकाला जाता है। पहला है हेमिटेट, फिर उसका मैग्नेटेट, फिर उसका आता है नोमिनेट, फिर उसका आता है बॉक्साइट,
इन 4 प्रकार से लोहे को निकाला गया। और इसमें अभी हम जिसमें पढ़ रहे हैं कॉपर के बारे में, तो कॉपर अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार में प्रयोग यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटिकल मेथड में यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ हम देखें तो कॉपर का प्रोड्यूस नियरली 60% टोटल प्रोडक्शन जो होता है पूरे वर्ल्ड में होता है। इसमें कॉपर इन इंडिया में अगर देखें तो मेनली प्रोड्यूस किया जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे कोयला कॉपर की मात्रा अधिक है और यहाँ से कॉपर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है बॉक्साइट्स यानी एल्युमिनियम के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइज और स्टेबल प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इसकी डिमांड, लाइटनेस, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रस्टिंग, इन सब चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ये इंडस्ट्रीज में एयरक्राफ्ट, यूटिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, केमिकल्स, इन सब चीज़ों में भी ये प्रयोग होता है। इसी के साथ ही साथ इसको उत्पादन करने वाली कंट्रीज है जैसे रशिया, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड तुर्की। ये सारी कंट्रीज को मैन्युफैक्चर यानी तैयार करती है और बाहर के देशों में इसे बना के प्रोडक्ट्स बेचती है। आगे चलते हैं, आता है मैग्नीशियस। मैग्नीशियस जो है वो यूज किया जाता है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिसमें हम बनाते हैं क्या चीज़, सेल बैटरीज और पॉटरी, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, फेंसेस एंड ग्लासेस, वार्निश और ग्लासेस, ग्लासेस जो कि आप ग्लास वगैरह देखते हैं उन सब चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। ये ज़्यादातर प्रोड्यूस की जाती है रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, मोरक्को और गाना एंड गबोन। इन कंट्रीज़ में इसकी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये स्टील मेकिंग होती है, ये स्टील की बनी होती है। मैग्नीस जो है वो स्टील है, एक तरीके से कहा जाता है। जो स्टील के बर्तन आप प्रयोग करते हैं उन्हीं को कहा जाता है। और अब आता है मेका। जो मैक्स है, मेका जो है वो मिनरल सीरीज में एक प्लेट लेवल पे मिलता है, जिसको इंडिस्पेंसिबल मिनरल कहा जाता है, जो कि एग्जैक्टली डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को यूज़ करता है। डी इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेंथ जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसको रेडिएशन करने के लिए किया जाता है। ये यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाता है, जिसकी इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बाद मिका वर्ल्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है और ये फाउंड किया गया है आंध्र प्रदेश और राजस्थान से। उसके साथ ही साथ आता है टिन। टिन एक कॉमन यूज ऑफ प्लेट ऑफ शीट है जो स्टील की बनी होती है। वो भी ब्रॉन्ज और टाइप मेटल्स की होती है, जो कि ग्लोरिस सोल्डरिंग के लिए, सोल्डर प्रोसेस के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए, जो सोल्डर आप यूज़ करते हैं सोल्डरिंग करने के लिए, किसी पॉइंट्स को जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। ये ज़्यादातर मेटोलिक रॉक से बनी होती है, मेटापोरिक्स रॉक्स जो होती हैं, मेटापोरिक्स रॉक से। और ये सर्वेबल्स यूज़ की जाती है, मैंने प्रोड्यूस की जाती है मलेशिया, चाइना, ब्रोवाज, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, जेरियस और मलेशिया। मलेशिया इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है जो इसको प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं सोने की, यानी कि गोल्ड की बात, जिसको हर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा लग्जरियस आइटम है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। मीडियम फॉरेन एक्सचेंज में भी ये यूज़ किया जाता है, मीडियम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसिकल एक्सचेंज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गोल्ड कैन बी फाउंडेड फॉर द एदर द प्योर फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इन द एवेलेबल सैंड, यानी एवेल सैंड जो होता है उसके अंदर इसके पार्टिकल्स मिलते हैं, जो प्योर करके फिर साफ करके इसको निकाला जाता है। इस तरीके से कई प्रकार के मिनरल प्रोड्यूसेबल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग प्रकार से होते हैं। गोल्ड, लैंड, जिंक, मैका, गैस और प्लेटिनियम, कॉपरेट, निकल, एस्बेस्टस, डायमंड एसेट्रा, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मूल्य से माना जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती धातु मानी जाती है। अब आता है मिनरल्स ऑफ इंडिया, मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। मिनरल रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सोर्स ऑफ इंडियन में हाईली अनइवन तरीके से, जो कि हम देखें तो नॉर्थ प्लेन की ओर हार्डली हैवी एनी मिनरल्स रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में सराउंडिंग ग्रासेस एरियाज में आपको कई प्रकार के लॉन्गेस्ट और कंसंट्रेशंस मिनरल्स मिल सकते हैं डिपॉजिट जो वर्ल्ड के अंदर है। उसी तरीके से हमारे प्रोडक्शन ऑफ सम लाइक रिवर, लैंड और जिंक्स एरियाज में आपको आपकी कंट्रीज में इस जगह पर भी कुछ प्रकार के मिनरल्स मिल सकते हैं, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज नीड के लिए होते हैं। कुछ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि मिनरल से जुड़ा है, जैसे आयरन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिलता है। बॉक्सिस झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है।
इसी प्रकार से आपकी बुक में सारे जगहों पे जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपकी बुक में बताया गया है। एक बार अपनी बुक में आप इन डाटा को पढ़ लेंगे। फिर आता है यूज़ ऑफ मिनरल्स। यूजेस ऑफ मिनरल्स क्या है, जैसे एडवांटेजेस इसके जो है, मिनरल्स की एडवांटेज वेरियस इंडस्ट्रीज़ को होता है। मिनरल्स आपकी यूजली यूज़ किया जाता है गेम्स को बढ़ाने के लिए, वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरीज के लिए यूज़ किया जाता है, और उसके साथ ही साथ कॉइन्स, पाइपलाइंस और इन सब चीज़ों के लिए भी कॉपर का प्रयोग किया जाता है, कॉपर जैसे धातु का। फिर उसका सिलिकॉन जो होता है वो ज़्यादातर कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। उसी के साथ एल्युमिनियम का जो प्रयोग होता है ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स और बोटिंग जैसी चीज़ों को बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग्स को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, एल्युमिनियम वगैरह जो रिसोर्सेज हैं उनके डिसएडवांटेजेस भी कुछ होते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को प्रयोग करेंगे 10% से ज़्यादा और 70% एल्युमिनियम टू कॉपर निकल्स के अर्थ के अंदर है वो सारी चीज़ें खत्म होने लगी, धीरे धीरे रिसोर्स खत्म हो जाएगी। इन सब चीज़ों को इसके अंदर बताया गया है। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की टॉपिक शुरू होता है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि वेरी लॉन्ग टाइम से डेवलप जो किए गए रिस्पॉन्सिबल इम्यूनिटीज़ हैं उन चीज़ों के बारे में जो नीड के साथ जुड़ी हुई हैं, लोगों की नीड्स जो हैं वो नेसेसरी जो नीड्स हैं वो रिड्यूस की जाए, जो नेसेसरी नहीं हैं, जो अननेसेसरी नीड्स हैं उनको रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं उस रिसोर्सेज को वेस्टेज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसको रिसाइकलिंग और उसका यूजिनेशन करने का कार्य करना चाहिए। पर परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकते और कुछ चीज़ें रिसाइकल हो सकती है। जो चीज़ रिसाइकल हो सकती है उसको हमें रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए, और जो नहीं हो सकती है उसको लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज आपका सबसे पहला था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे ऑयल, नेचुरल गैसेज, दिस इज द मिनरल्स ऑफ ऑर्गेनिक और कोयला, मिनरल ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेज ऑफ माइनर ऑर्गेनिक गैसेज, फॉसिल फ्यूल्स। ये एक तरीके से जो आपके कोयला, माइनर फ्यूल, मिनरल ऑयल्स हो गए, नेचुरल गैसेस हो गए, ये आपके फॉसिल फ्यूल्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट, एनिमल्स और इन सब की डेड बॉडीज और इन सब चीज़ों से इनके जिसको हम बॉडी की स्केलेटन कहा जा सकता है, इन सब चीज़ों से और पुराने पेड़ों के द्वारा ख़त्म हो जाने के कारण ये सब तैयार होते हैं। सनलाइट और ऑब्जर्वेशंस, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, इन सबके ऑब्जर्वेशंस के द्वारा ये तैयार होते हैं। नेचुरल गैसेज ये सब तैयार होती हैं जो कि ये अलग अलग चीज़ों में प्रयोग की जाती है, जैसे हम एलपीजी वगैरह यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें। आज के समय पे अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े लेयर्स और बहुत सारे प्रोटेक्शनेशन के साथ जुड़ी हुई है। अलग अलग सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो अलग अलग तरीके पेट्रोलियल ऑयल्स, ब्रेनिंग फॉल्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए तैयार होती है। ये नॉट आ इकोनॉमिकली, ये पूरे तरीके से हर जगह पर प्रयोग होने वाली, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। अब आता है कोयल की बात करते हैं। कोयला जो है खदानों से निकलता है, जो कि जेम्स वाट ने, बोरिस स्टेफेंस और कई ऐसे वाहन जो लोग हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए कोयले को प्रयोग करने का सलाह दे चुके हैं। और कोयले का जो प्रयोग होता था पहले स्टीम इंजन्स वगैरह में यूज़ होता था, स्टीम इंजन्स बनते थे, इन सब चीज़ों में प्रयोग किए जाने वाला था। फिर उसके बाद ये पावर का एनर्जिकल सोर्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेबल सोर्स भी है। उसी तरीके से कोयला जो प्रोड्यूस करता है वो ट्रांसपोर्टिंग डिस्टेंस प्लेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोयला जो है कई प्रकार के डिस्पोजेबल चीज़ों को यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, ये जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को तैयार करता है। इसको कंप्रेस करने के लिए मिनरल्स ऑयल, ईजी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ों के ऊपर आधारित पाइपलाइंस वगैरह डिस्टेंसिबल चीज़ों को बल्क करने के लिए की गई हैं ताकि वह चीज़ का प्रदूषण ना हो सके। पेट गारंटीज के रूप से अगर देखा जाए तो कार्बन जो है, कार्बन कंटेंट 50% हमारे कोयले के अंदर होता है। इस कोयला बोन कोयला जिसे कहा जाता है। और कंटेंट ऑफ 70% जो कोयला होता है वो कंटेनर होता है, यानी कोयला कंटेनर कॉमन वेराइटी में होता है। तो होता है एजिटिक हैज अप टू 95 कार्बन इन द बेस्ट वेराइटी। जो सबसे अच्छा और सबसे मस्त होता है, जो सबसे ज़्यादा यूजेबल और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है, 95% कार्बन वेराइटीज वाला होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुमूल्य माना जाता है। तो लीडिंग ऑफ कोयला प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं उसमें चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस आती है। और इन इंडिया में अगर देखा जाए तो जारिया और इन झारखंड और लार्जेस्ट कोयला फाइल्स मानी जाती हैं। रानीगंज हो गया और आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सब जगह हैं जहाँ पर कोयला का सबसे ज़्यादा प्रोसेसेबल किया जाता है। तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी जगह हो गई, इन जगहों पे इनके काम किए जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इसका मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पेट्रोलियम हो गया,
डीजल वगैरह हो गया, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि ये एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिसमें व्हीकल्स वगैरह एक्सेट्रा वगैरह यूज़ की जाती हैं। ये ज़्यादातर सऊदी, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार, यूएसए, रशिया, इन कंट्रीज़ में भी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था। और भारत के अंदर जो पेट्रोलियम फील्ड पाई जाती है, डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई और डेल्ट ऑफ कश्मीर एंड गोदावरी रिवर्स में कुछ जगहों पे भारत में भी है जहाँ से पेट्रोल का कार्य होता है, जहाँ से पेट्रोलियम की जगह पाई जाती है। अब आते हैं हम नेचुरल गैसेस पे। नेचुरल गैसेस यानी जियोलॉजिकल गैसेस कंडीशन जो पेट्रोलियम से जैसे ही है, जो कि नेचुरली यूज़ किया जाती है, जिसमें हम सीएनजी होता है, एलपीजी होता है, इन सब चीज़ों का जो प्रयोग करते हैं वो सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों के लिए और अलग प्रकार की चीज़ों के लिए प्रयोग की जाती है। ज़्यादातर सीएनजी वगैरह गाड़ी वगैरह के लिए यूज़ की जाती है और एलपीजी हमारे लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें यूज़ की जाती है। इसके अंदर अगर देखें जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज जो हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं इसकी यूनाइटेड स्टेट है और रशिया, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादातर इसका प्रयोग करती है। भारत के अंदर भी नेचुरल गैसेस का प्रयोग अधिक रूप से हो रहा है। अब आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर से। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कार्य किया जाता है, जिसके अंदर इंटरनल कॉस्ट और हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाता है, जिसमें टर्मिनेंट्स होते हैं और टर्मिनेशंस होते हैं, जो लाइन बनाई जाती है जिससे हाईली कंप्रेस्ड होता है सोर्स के अंदर और उसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये सारी जगह डैम के एरिया में बनाया जाता है, डैम एरिया जहाँ पे होता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी हाई पावर यूज़ करके हम अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। जैसे कि डैम के अंदर भी उसके अंदर बहुत बड़ा हैवी जनरेटर मोटर ट्रांसमिशनल लगाया जाता है जो कि नाचता है अंदर नीचे की ओर और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जिस तरह कि मोटर का केस होता है, जब मोटर नाचता है तो उसमें इलेक्ट्रिकल जनरेटेबल होता है, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। इसको ज़्यादातर यूज़ करने वाले माइनली कंट्री होती है जापान, यूएसए, स्वीडन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। और इंडिया में भी हाइड्रो पावर एनर्जी डेवलपमेंट जनरेटर चल रही है जो कि प्लांट है बाखा, नागल, डीवीसी और इसी तरीके से कई सारे इसमें बताया गया, वो आप पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी प्रोजेक्ट भी है इसमें, ऐसे करके कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। और इसी के साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी कई सारे होते हैं जो कि कई जगहों पर रिवर्स प्रॉब्लम कर जाती है या नदी के पानी के ऊपर दिक्कत हो जाती है, फॉसिल स्टेशन की वजह से दिक्कत आ जाती है, तो वो सारी केसेस भी आप इसमें रीड कर सकते हैं। नॉन कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, जो हम दोबारा कंजर्वेशन नहीं कर सकते, जैसे कि सोलर जो इंक्रीज द फॉसिल फ्यूल्स इज द लीडिंग द शॉर्टेज, जो कि फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे पास है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मोर ओवर द देयर आर द यूजेस ऑफ केसेस ऑफ पॉल्यूशन, और ज़्यादातर ये पॉल्यूशन क्रिएटेबल होते हैं, कोयला ये सब पॉल्यूशन क्रिएटेबल होता है। देयर आर द नीड ऑफ यूजिंग नॉन कंजर्वेशन रिसोर्सेज सच एज द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और रिन्यूएबल्स एनर्जी। ये सारी एनर्जीज का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी जो है ये परमिसिव सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं सन एनर्जी से, और ये एनर्जी कलेक्ट करने के बाद हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में या हेल्पफुल प्रोडक्टिविटी में सेल्स में कन्वर्ट करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसका आता है विंड एनर्जी जो कि हवा से जुड़ी होती है, इसके द्वारा हम लिफ्टिंग होने से हम कई प्रकार विंड मिल्स के द्वारा इसको यूज़ करते हैं और उसकी स्पीड जितनी तेज़ नाची की उतनी तेज़ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है, और उससे हमें कई सारी चीज़ें जैसे डेनमार्क, स्पेन, ये सारे देश जो हैं वो इन्हीं की मदद से बिजली का उपयोग करते हैं। भारत के अंदर भी इसका उपयोग हो रहा है। इंडिया में भी लॉन्गेस्ट वर्ल्ड फॉर्म में ये चीज़ें यूज़ की जा रही है, जैसे तमिलनाडु और मदुराई, इन जगहों पर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ वेरी डेंजरस एंड वेरी harmful energetical, but that is a very important for our us, but out it is using for the atmospheric atoms and very normal atomic pointable things। हमारे देश में जो न्यूक्लियर एनर्जी है बहुत ज़्यादा घातक एनर्जी मानी जाती है पूरे विश्व में। न्यूक्लियर एनर्जी का स्ट्रक्चर जो है वो एटॉम से तैयार होता है और ये एनर्जी रिलाइज करती है जनरेटेड इलेक्ट्रिक पावर, ये इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने वाली होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं यूरेनियम और थ्रोनियम्स के द्वारा यूज़ की जानी प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया, यूएसए और यूरोप कंट्रीज। अब इंडिया में यूरेनियम और थ्रोनियम्स की प्रयोग किया जा रहा, फाउंड किया गया है झारखंड में, जहाँ पे आप अरावली रेंज और राजस्थान, इन जगहों पे इनका प्रयोग किया जाता है, और ये काफ़ी मेजॉरिटी और थ्योरिकल रिच मिनरल्स हैं जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। राजस्थान, कर्नाटक, ये सारे राज्य हैं जो आप अपने आप से पढ़ भी सकते हैं। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो अंडरग्राउंड रॉक से तैयार की गई एनर्जी है, जो स्पिनिंग क्यूरेसिस बेस्ड आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, यूएसए, इटली, इन देशों में की जाने वाला
एक जियोथर्मल पावर है, जो कि ज़्यादातर जेनेटिकल चीज़ों को यूज़ करके ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में ही किया जा सकता है, जिसमें और इसमें जो है तो रिसोर्सेज एनर्जीज डज नॉट कॉजेज ऑफ एनी पॉल्यूशन। इस तरह की जो एनर्जीज होती हैं वो पॉल्यूशन वेबिट नहीं करती हैं। बायोगैस सबसे ज़्यादा इजी, जैसे हम गांव वगैरह में काऊ डंग और खाद्य सामग्री जैसे सड़ा हुआ चीज़ें जो होती है वो सब चीज़ें तैयार करते हैं बायोगैस, और उससे हम अपने घर में जैसे एनर्जी का यूज़ करके हम खाना बनाना या इस तरीके की प्रतिक्रियाओं को यूज़ करते हैं। अब तो शहरों में भी चीज़ों काऊ डंग्स वगैरह जो खाद्य सामग्री जो चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट चीजिंग होती है, उस चीज़ को डाल करके फ्यूल की गैस बना लेते हैं, जिसके माध्यम से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। टेडल एनर्जी ज़्यादातर फ्लोट गैट की तरह होती है, और ये आपकी बुक में भी बना है टेडल एनर्जी। ये समुद्री इलाकों में ज़्यादातर होती है, क्या जाती है, ये वाटर फ्लो के द्वारा गेट फ्रेंड करती है, जो कि अलग अलग ट्रेड और फूड गेट्स के लिए, फ्लोट गेट्स के लिए तैयार की गई है, जो कि ज़्यादातर रशिया, फ्रांस और गुल्फ और इंडिया में भी कुछ जगहों पर प्रयोग की जाती है। अब इसका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें देखें तो हमारे मिनरल्स और सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसमें इनहेसिटेड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक्स और एक्सप्लेनेशन ऑफ प्योरिफिकेशन है, रिसाइकिल ऑफ रिसोर्सेज है, सेविंग ऑफ मिनरल्स। इन सबको मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में। जैसे यूटिलाइजेशन, जो इफिशिएंट जो यूटिलाइजेशन रिसोर्स की कर रहे हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हम बेमतलब में यूज़ करके बर्बाद कर रहे हैं, उसको रोक लगाया जाए। हम अपने टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट करें, जिससे कम से कम फ्यूल्स में यूज़ हो। रिसाइकिल रिसोर्सेज का ज़्यादा प्रयोग करें, जिससे उसको हम एक बार यूज़ कर चुके उसको हम रिसाइकिल कर सकें। हम सेव कर रहे हैं हर एक फ्यूल्स को, हर एक एनर्जी को। और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज सोर्स ऑफ एनर्जी का जो अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बेटा आज का आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग को ये चैप्टर अपने घर पे रीड भी करना है और समझना भी है। आज मैंने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप लोग अपने घर पे बैठ के पढ़िएगा, इसको समझिएगा, और जो डाउट होंगे उसको आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी मैं आपको इस चैप्टर के आपके पास लिख कर भेज दूँगा। आपको उसकी फोटोज मिल जाएगी आपको अपनी ग्रुप्स पे। तो बच्चों इस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।